हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसे एसिड कहा जाए, किसे बेस कहा जाए और किसे सॉल्ट कहा जाए। तो आइए विद्यार्थियों, समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले समझते हैं कि एसिड एवं बेस क्या होते हैं। तो आइए विद्यार्थियों समझने का प्रयास करते हैं। अम्ल को विद्यार्थियों इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। अम्ल को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? एसिड कहा जाता है। तो जो एसिड वर्ड है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से आया है? एसिडस शब्द से आया है। विद्यार्थियों, जो अम्ल है उसको इंग्लिश में एसिड कहा जाता है और जो एसिड वर्ड है वो लैटिन भाषा के शब्द किस से आया है? एसिडस से आया है। विद्यार्थियों, जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, यानी कि स्योर होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं विद्यार्थियों? स्योर होते हैं। विद्यार्थियों, जो अम्ल हैं वो क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? एसिड एवं बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इनके भौतिक गुणों को डिस्कस किया जा रहा है। तो पहला भौतिक गुण मैंने ये बताया, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड के बारे में मैंने ये बताई कि जो एसिड होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, यानी कि स्योर होते हैं। और ये क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, कौन कौन से एसिड हमारे नेचर में पाए जाते हैं? विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने जो एसिड लिखे हुए हैं ये सारे नेचुरल एसिड हैं। जो नीचे मैंने एसिड लिखे हुए हैं ये आपके कैसे एसिड है? ये आपके सिंथेटिक एसिड है। तो नेचुरल एसिड में आपके है एसिटिक एसिड जो आपके सिरका में पाया जाता है। सेकंड है टार्टरिक एसिड जो इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड जो आपके संतरे में पाया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके जठर रस, यानी कि जो हमारा आमाशय है स्टमक, उसमें जो गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है वही आपका क्या कहलाता है? जठर रस कहलाता है। विद्यार्थियों, जो जठर रस है यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस में फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जठर रस में पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड जो आपका है वो लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। विद्यार्थियों, ये थे आपके नेचुरल एसिड यानी कि प्राकृतिक अम्ल। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने कौन से एसिड लिखे हुए हैं? सिंथेटिक एसिड लिखे हुए हैं जो कि संश्लेषित अम्ल कहलाते हैं और इनको लेबोरेटरीज में बनाया गया है। पहला है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, सेकंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl और नेक्स्ट है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो विद्यार्थियों, ये था एसिड। अब हम बात करते हैं बेस के बारे में यानी कि क्षार के बारे में। समझते हैं विद्यार्थियों कि क्षार की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है यानी कि जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं। विद्यार्थियों, जो बेस होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। जो बेस होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं, यानी कि ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं। स्पर्श करने पर यानी कि टच करने पर ये कैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? साबुन जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि साबुन स्लिपरी होते हैं, तो ठीक इसी प्रकार जो बेस होते हैं वो स्पर्श करने में कैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? साबुन जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और बेस को यूज़ किया जाता है क्या बनाने में? सोप यानी कि साबुन यानी कि डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों कि जो बेस होते हैं वो अम्लों को उदासीन करने की सामर्थ्य अपने पास में रखते हैं, यानी कि जो बेस होते हैं वो एसिड को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज यानी कि उदासीन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कौन कौन से बेस हमारे नेचर में पाए जाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके बेस के उदाहरण। एक प्रॉपर्टीज विद्यार्थियों और है एसिड और बेस के बारे में जिसको हम इस चैप्टर में आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन कर दिया है कि जो एसिड होते हैं इनकी जो pH वैल्यू होती है वो 7 से कैसी होती है? कम होती है। लेकिन जो बेस होते हैं उनकी pH वैल्यू कितनी होती है? 7 से ज़्यादा होती है। तो इस pH वैल्यू को वैसे मैं आगे इस चैप्टर में डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैंने इस चीज़ को मैंशन कर दिया है। नोट डालकर विद्यार्थियों मैंने चीज़ को बताया हुआ है कि जो अम्ल और क्षार होते हैं ये जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं, यानी कि जो बेस और एसिड होते हैं वो जल में पूरी तरीके से सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं। विद्यार्थियों, जब जल की मात्रा
अधिक होती है, यानी कि जब अम्ल और क्षार में यानी कि एसिड और बेस के अंदर जब वाटर का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि जल की मात्रा अधिक होती है, तो एसिड और बेस क्या कहलाते हैं, तनु कहलाते हैं, यानी कि डाइल्यूट एसिड और बेस होते हैं। विद्यार्थियों जब अम्ल और क्षार के अंदर जल की मात्रा कैसी होती है, कम होती है, तो विद्यार्थियों जो अम्ल और क्षार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सांद्र कहलाते हैं, यानी कि एसिड और बेस क्या होते हैं, कंसंट्रेट होते हैं। विद्यार्थियों अब लवण को समझने का यानी कि सॉल्ट को समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों हम सभी जानते हैं कि अम्ल और क्षार की अगर क्रिया कराई जाए यानी कि एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करवाई जाए तो किन चीज़ों का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस हैं वो आपके रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक हैं, और लवण एवं जल यानी कि सॉल्ट एवं वाटर क्या हैं, आपके उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट हैं। तो यदि अम्ल और क्षार की अगर आपस में रिएक्शन करवाई जाए तो किन उत्पादों का यानी कि किन प्रोडक्ट का निर्माण होता है, लवण एवं जल का निर्माण होता है। तो विद्यार्थियों यदि अम्ल एवं क्षार की रिएक्शन करवाई जाए तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। और विद्यार्थियों इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। विद्यार्थियों इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। विद्यार्थियों हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ऊष्मक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई जाती है तो इस रिएक्शन में हीट आपकी क्या होती है, हीट आपकी रिलीज होती है यानी कि ऊष्मा निष्कासित होती है। तो इसलिए हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को ऊष्मक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, विद्यार्थियों यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपका एसिड है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका क्या है, बेस है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किससे करवाई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है, तो क्या बनता है, लवण यानी कि सोडियम क्लोराइड एवं जल का निर्माण होता है। अब विद्यार्थियों इस टेबल को समझने का प्रयास करते हैं कि यदि आपका अम्ल कैसा है, प्रबल अम्ल है यानी कि आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, और यदि आपका जो बेस यानी कि क्षार है वो भी क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को लेकर क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, तो बनने वाला जो लवण है यानी कि जो सॉल्ट है उसका नेचर कैसा होगा, वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर समझाया है कि यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाए, विद्यार्थियों यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि प्रबल अम्ल है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका क्या है, प्रबल क्षार है यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बनने वाला जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो बनने वाला सोडियम क्लोराइड है यानी कि जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, उसका नेचर कैसा होगा, उदासीन होगा यानी कि ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। यदि आपका अम्ल विद्यार्थियों कैसा है, प्रबल है यानी कि स्ट्रॉन्ग आप एसिड ले रहे हैं, और बेस क्या ले रहे हैं यानी कि क्षार क्या ले रहे हैं, आप दुर्बल ले रहे हैं यानी कि वीक ले रहे हैं, तो बनने वाला जो लवण है यानी कि जो सॉल्ट है उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा, यानी कि बनने वाला जो लवण है वो अम्लीय प्रकृति का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन अगर किससे करवाई जाए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाई जाए। यहाँ पर विद्यार्थियों जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपका कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका क्या है, कैसा बेस है, दुर्बल बेस है यानी कि वीक बेस है यानी कि दुर्बल क्षार है। तो बनने वाला जो लवण है यानी कि जो सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, वो कैसी प्रकृति का होगा, एसिडिक नेचर यानी कि अम्लीय प्रकृति का होगा। अब विद्यार्थियों यदि हम एसिड यानी कि अम्ल कैसा लें, वीक लें यानी कि दुर्बल एसिड लें, और क्षार कैसा लें, प्रबल क्षार लें यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस लें, तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा उसका नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने एसिटिक एसिड लिया है वो आपका कैसा एसिड है, वीक एसिड है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका कैसा बेस है, प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बनने वाला जो सॉल्ट है सोडियम एसिटेट, जो बनने वाला सॉल्ट है सोडियम एसिटेट, वो कैसा सॉल्ट है, उसका नेचर क्या है, बेसिक नेचर है। अब विद्यार्थियों इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि यदि आपका अम्ल और क्षार यानी कि दोनों प्रबल होंगे तो आपके लवण की प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी, यानी कि दोनों जब स्ट्रांग होंगे तो आपका सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अम्ल और क्षार इन दोनों में से कोई एक प्रबल है तो लवण की भी प्रकृति क्या होगी, वही होगी, यानी कि अगर आपका अम्ल प्रबल है तो लवण की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। यदि आपका क्षार यानी कि बेस प्रबल है
तो लवण की भी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। एक चीज़ और देख लेते हैं विद्यार्थियों इसके अंदर कि जो लवण होते हैं उनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है। यानी कि उनका जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उनका जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट किनका, लवणों का यानी कि सॉल्ट का, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है यानी कि उच्च होता है। विद्यार्थियों जो लवण होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, क्रिस्टलन जल पाया जाता है। तो विद्यार्थियों इसको भी हमने समझ लिया कि जो लवण होते हैं उनका जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो उच्च होता है और जो लवण होते हैं उनमें क्रिस्टलन जल पाया जाता है। तो विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि आज का पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर करें, मैं उनको सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूंगा। तो फिर मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।